नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर टेल मी में। मैं पीताम्बर मसराम, कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट, सर्जी प्लस हॉस्पिटल नागपुर। काफ़ी दिनों के बाद मुझे समय मिला है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आपके कमेंट्स लगातार आते रहते हैं, लेकिन मैं समय निकाल के जवाब दे नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई टीम नहीं है जो ये सब मैनेज करे। मैं खुद ही ये सब करता हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। और अगर मैं किसी और को बोलूँ भी जवाब देने के लिए तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि उसका जवाब मैं ही दे सकता हूँ, कोई और डॉक्टर नहीं दे पाएंगा। इसलिए मैं खुद ही जवाब देते रहता हूँ बीच बीच में, जैसा भी पॉसिबल है। आपने देखा होगा मैं आंसर करता हूँ टाइप करके। लेकिन अभी मैंने सोचा कि इन सब लोगों को जवाब देने के बजाय उन सब का क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में ही देना चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। जो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है, वैसे तो काफ़ी सवाल है, मैं सिर्फ पिछले कुछ एक महीने के ही सवाल ले रहा हूँ। उसके पहले भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठे हैं, उनका भी मैं धीरे धीरे जवाब देना चाहूँगा। आज शुरू करते हैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन से। तो सबसे पहला सवाल है कि मेरा 2 बार ऑपरेशन हो गया है, लेकिन ठीक नहीं हुआ है अभी। मुझे फिर से दर्द होने लगा। तो एक्चुअली 2 बार ऑपरेशन हो गया है, ठीक नहीं हुआ, ये एक्चुअली इन्होंने लिखा नहीं है कि ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका फिशर का अगर 2 बार ऑपरेशन हो चुका है तो ये फिर आपका ऑपरेशन गलत हुआ है, क्योंकि फिशर में इतनी बार ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 बार ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी अगर दूसरा ऑपरेशन 5-6 साल बाद, 10 साल के बाद हुआ है तो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली एक आधे साल में या 6 महीने में आपका अगर फिशर का दूसरा ऑपरेशन हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपका जो फिशर का स्फिंक्टर मसल है, जो फाइब्रोस हुआ है, जो टाइट हुआ है, वो अच्छे से कट नहीं हुआ है। ये आप याद रखिए कि फिशर में जो स्फिंक्टर मसल रहता है, यानी एनल कैनल का जो स्फिंक्टर मैकेनिज्म है जिसमें मसल लगे हुए हैं अंदर से, उसको अपने को कट करना पड़ता है। जनरली ये क्षार सूत्र पद्धति से अगर करेंगे तो ये स्फिंक्टर मसल कट नहीं होगा, या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से काटने वाली, जैसे मसल को काट के अगर बांधने का काम करे कोई, या फिर इनप्रॉपर जिनको टेक्निक मालूम नहीं है वो अगर स्फिंक्टर मसल आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और बिना स्फिंक्टर मसल आइडेंटिफाई करे उसको कट किए, बाकी के मस्से निकाल दिए बाहर से, तो आपका फिशर ठीक नहीं होने वाला। ऐसा कई बार होता है और शायद फिशर अगर आपको है तो यही हुआ हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको सवाल का जवाब अच्छा लगा होगा। दूसरा सवाल लेते हैं। मेरे फिशर का ऑपरेशन क्षार सूत्र से चल रहा है। स्टार्टिंग के 2 दिन दर्द नहीं हुआ, बट उसके बाद पोटी करने में ऐसा लग रहा है कि जान निकल गई, और पोटी के बाद 30 मिनट तक दर्द रहता है। धागा चेंज किया तब अ, भयानक दर्द होता है। बहुत तकलीफदायक प्रोसेस है, बट 100% ठीक हो जाएगा। अब 100% ठीक हो जाएगा, ये सवाल है कि आप हमें बता रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। फिशर का ऑपरेशन क्षार सूत्र से नहीं किया जाता, ये पहले आप समझ लीजिए। जो भी आपको लगता है कि क्षार सूत्र एक बहुत ही क्या बोलते हैं, जादू भरी चीज़ है, आयुर्वेदिक का रिस्पेक्ट तो हम सबको करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक के अंधाधुन अनुक्रियाकरण करे, यानी जो उसमें बताया है वो कुछ भी। और वैसे भी जो हमारे सर्जन थे आयुर्वेदिक के, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। पूरे वर्ल्ड में पहली बार उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी किया, लेकिन अपने इंडिया में उसको हमने बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि हम जब अंग्रेज़ों ने अपनी पद्धति लाए तो हमने उसको अपना लिया, और उसी दौरान अपना आयुर्वेदिक का प्रचार नहीं हो सका। लगातार लगभग 300 साल अपना आयुर्वेदिक दबा रहा, और उस वजह से अपन काफ़ी पीछे हैं। आज भी उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिशर में क्षार सूत्र का ऑपरेशन करना। ये अभी मैंने पहले सवाल में ही बताया कि आपको मसल को कट करना पड़ता है,
वो मसल क्षार सूत्र से बिल्कुल कट नहीं हो सकती है, और ना कोई ऐसी टेक्निक है। उसके लिए अलग से मसल को एक्सपोज करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है। क्षार सूत्र केवल और केवल फिस्टुला में बनी हुई चीज़ है, लेकिन सभी डॉक्टर उसको पाइल्स और फिशर में इस्तेमाल करके ऐसा बताते हैं कि ये इसका ही बहुत ही अच्छा इलाज होता है। तो दोस्तों, ये अगर आप फिशर को है और आपका अगर क्षार सूत्र ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी ये जो यूज़र जिन्होंने हमको लिखा है कि मेरा फिशर है और क्षार सूत्र चल रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और क्षार सूत्र में दर्द होना तो बिल्कुल लाजमी है, यानी होता ही है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अगर कोई अगर कहे कि क्षार सूत्र में बिल्कुल दर्द नहीं होता, पेनलेस प्रोसीजर है, तो बिल्कुल ही वो झूठ बोल रहा है। ये मरीज़ जो लिख रहा है वो सच्चाई है, उसको दर्द होता ही है। और वो उसने जो लिखा है कि जब धागा चेंज होता है तो जान निकल जाती है, तो बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब ऐसे प्रोसीजर है ही नहीं कि बिना एनेस्थीसिया से किया जाए। लोग करते हैं बिना एनेस्थीसिया के, और इसमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। और इस इतनी तकलीफ़ के बाद भी आपका फिशर ठीक होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने लिखा है कि 100% ठीक हो जाएगा, तो आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो भगवान करे आपका ठीक हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से तो क्षार सूत्र फिशर के लिए नहीं है, ये सिर्फ फिस्टुला के लिए है। जो भी आयुर्वेदिक सर्जन ये वीडियो देख रहा है वो एक बार एक्सप्लेन कर सकता है कि मैं गलत हूँ। क्षार सूत्र फिशर में भी चलता है, तो समझ लूँगा कि कैसे चलता है, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो फिशर में बिल्कुल नहीं चलता है। और इसलिए कोई भी मेरे यूज़र ये जानकारी रखे कि फिशर अगर है तो क्षार सूत्र ना करें। अगर आपको पाइल्स है यानी हिमोराइड है, फिस्टुला है, तो क्षार सूत्र पद्धति कर सकते हैं, एक हद तक ठीक है, लेकिन इसमें दर्द होने वाला है, ये भी आप जान लें। अभी मैं तीसरा सवाल लेता हूँ। ये भी काफ़ी सवाल है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि फिशर के लिए अच्छी है पाइमोल लिवकैन कैप्सूल एंड मैनुलेक्स चूर्ण। मेरा फिशर का कट इस मेडिसिन से ठीक हो गया। मैं सोचा था अब मैं ठीक नहीं होगा, लेकिन हो गया ठीक। बट बहुत बढ़िया है रिज़ल्ट। इस दवा का अमेज़न से ऑर्डर किया था, 67 रुपीज़। ये सवाल नहीं है, ये कमेंट है। और बिल्कुल मैं ये बता रहा हूँ, तो ये कॉमन रिप्लाई है। ये कोई ना कोई जो भी इस दवाई को प्रमोट करना चाहता है और अपना सेल बढ़ाना चाहता है, ऐसी कंपनी वाले ये रिप्लाई कर रहे हैं। ये अपने फेक मैसेजेस लिखते हैं, यानी फेक अकाउंट से मैसेजेस लिखते हैं। ऐसा कुछ भी लिखा नहीं रहेगा कि ये कोई कंपनी से करके, ये किसी की ना किसी के नाम से मैसेज आता है मुझे हमेशा। और मेरे हर वीडियो के कमेंट में ये आपको दिखेगा कि ये पाइमॉल और क्या क्या है मैनुलेक्स चूर्ण, ये कॉमन है और ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। ये कुछ भी किसी पेशेंट का नहीं है। ये मेरे यूज़र को समझाने के लिए मैंने ये कमेंट दिखाया है। ये बिल्कुल कोई पेशेंट का नहीं है। और कभी कभी तो इसके साथ आपको मोबाइल नंबर भी दिया रहेगा, तो बिल्कुल आप मोबाइल पे मैसेज ना करें, ना किसी से बात करें। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छी दवाई है बोले, या जिनाइन दवाई है, या कोई जिनाइन आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। मुझे तो लगता है ये कोई तो भी ये दवाई खपाने के चक्कर में, अपना फ़ायदा करने के चक्कर में आपको यानी कमेंट सेक्शन में ऐसे मैसेज करता है। मैं तो अब हर वक्त ये मैसेजेस डिलीट करते रहता हूँ, लेकिन ये कंटिन्यूस आते रहते हैं। यही मैं आपको बताने के लिए ये कमेंट डाला है। बिल्कुल ऐसे मैसेज को रिप्लाई ना करें, और ऐसे मैसेज आते ही रहेंगे कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। आज किसी और नाम से मैसेज किया, दूसरे दिन किसी और नाम से मैसेज करेंगे। इनका रोज़ का यही काम है, सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, बाकी सभी चैनल पे ये करते हैं। तो ये पाइमॉल तो बहुत ही कॉमन है। पाइमॉल, लियोकॉन, मैनुलेक्स, ये नाम कॉमन है, ये याद रखिए, इसी नाम से आता है। इसका कोई गारंटी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। और बिना चेकअप के अगर आपको कोई दवाई दे रहा है, इसका मतलब समझो कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाना चाहता है, और कुछ भी नहीं। तो चलो दूसरा अब सवाल लेते हैं। स्क्लेरोथेरेपी का साइड इफेक्ट है, तो ग्रेड 1 और 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, स्क्लेरोथेरेपी का साइड इफेक्ट बिल्कुल है। मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया, मेरा वीडियो देख के ही इन्होंने कमेंट किया है कि साइड इफेक्ट है, तो फिर 1 और 2 के लिए क्या किया जाए, उसका मैं सोल्यूशन बताना चाहता हूँ। अगर आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग है तो ही प्रॉब्लम है। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो कुछ भी मत कीजिए।
कभी कभी आप वो पेशेंट जल्दी चले जाते हैं, मेरे को जलन हो रही, मेरे को खुजली हो रही या मुझे लैट्रिन कड़क हो रही, ऐसे में डॉक्टर चेकअप करके बोल देते कि आपको पाइल्स हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2 हमेशा दिखता ही है या सिग्निफिकेंट है या समझ में भी है। जनरली मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब तक पेशेंट को हाथ को मस्सा नहीं लगता, जब तक पेशेंट की ब्लीडिंग चालू नहीं होती, तब तक मरीज़ तो ऐसे भी नहीं जाता है। और अगर सिर्फ खुजली है, थोड़ा सा जलन है लैट्रिन की जगह में, तो उसको हीमोराइड रहता ही नहीं है, डॉक्टर ज़बरदस्ती आपको 1-2 बोल के आपकी दवाइयाँ शुरू करता है, ऐसा मेरा कहना है। तो आपको ब्लीडिंग नहीं है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 डॉक्टर ने जो बताया वो भूल जाइए, ये मेरा कहना है। ये आपको केवल और केवल थोड़ा सा डराने के लिए या भ्रमित करने के लिए कहा गया है। आप बिल्कुल इसके पीछे ना पड़े कि मुझे 1 है या 2 है या 3 है। अगर आपको सिम्टम्स है, आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, को तकलीफ है, कुछ जलन है, ये है वो है, और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, तब जाके बोल सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और लेज़र ट्रीटमेंट में सिर्फ रेडियो अब्लेशन करेंगे, यानी आपको पाइल्स की जगह से एक फाइबर डाल के सिर्फ लाइट से उसको अब्लेट करेंगे, और ये एकदम ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा सवाल है, सर मुझे फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स मस्सा है, पेन तो होता है आफ्टर टॉयलेट, ब्लीडिंग नहीं होती है, क्या ट्रीटमेंट लूँ? पाइल्स का मस्सा है, फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स का मस्सा है और पेन होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, क्या ट्रीटमेंट लूँ? ये बिल्कुल पाइल्स नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो पाइल्स का मस्सा, बहुत लोग आपको बताएंगे कि ये पाइल्स का मस्सा है और आपको दर्द है, तो ये पाइल्स नहीं है। मैं इसके पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फिशर है। आपको दर्द है, आपको लैट्रिन में तकलीफ होती है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है और आपको हाथ को मस्सा लग रहा है, इसका मतलब आपको फिशर है। फिशर के बाजू में एक मस्सा हमेशा डेवलप होता है, वो पाइल्स का नहीं रहता है, उसको हम एनल टैग कहते हैं। इसके पहले भी वीडियो में भी मैं समझा चुका हूँ, ये बिल्कुल पाइल्स नहीं है, इसको पाइल्स का ट्रीटमेंट नहीं कीजिए। ऐसे ही पाइल्स के मस्से को निकालने के लिए वो काट के फेंक देते हैं या शार्ट सूत्र से बांध देते हैं और ऑपरेशन हो गया बोलते हैं, इसलिए फिर से फिशर की तकलीफ शुरू हो जाती है। फिशर का ये इलाज है ही नहीं। फिशर में स्फिंक्टोटॉमी रहता है, शायद मैं इसके पहले स्फिंक्टोटॉमी का वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको एक बार डिटेल समझा दूंगा कि स्फिंक्टोटॉमी में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, ताकि आप समझ जाएं। तो ये ऐसा होता है, इसलिए इलाज बराबर होता नहीं है। और एक दूसरा सवाल लेते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा लंबा सवाल है, थोड़ा समझने को अपने को टाइम लगेगा। सर मेरा 14 जून 24 को क्षारसूत्र हुआ है, तब से रेगुलर बैंडेज और मेडिसिन चल रहा है मेरी। मुझे क्रोनिक फिशर था। चलो फिर से फिशर के लिए क्षारसूत्र से मेरा डॉक्टर ने बोला था कि क्षारसूत्र के थ्रेड चेंज करने से ज़रूरत है, रिकवर हो गया है। आज 22 जून यानी 14-22, हाँ, मेरा क्षारसूत्र एक्सटर्नल थ्रेड अपने आप स्टूल करते निकल गया, तो क्या मुझे अभी मेडिसिन लेने या बैंडेज की ज़रूरत है? देखो, मैं क्षारसूत्र का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, यानी मैं करता भी नहीं हूँ ये ट्रीटमेंट, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर फिशर है तो बिल्कुल आप लोग क्षारसूत्र मत करिए। मेरी बात सुनिए, अगर मेरी बात नहीं सुनते तो कोई ना कोई अच्छे डॉक्टर की सलाह सुनिए, सर्च कीजिए, इंटरनेट पे चले जाइए कि क्षारसूत्र पद्धति फिशर के लिए उपलब्ध, मतलब अच्छी नहीं है। उसमें कोई भी जो मेन कॉजेटिव फैक्टर है, यानी जो फाइब्रोटिक बैंड है, जो स्फिंक्टर मसल है, उसको कट करने का कोई तरीका नहीं। वो अब कैसे कट करते वो लोग क्षारसूत्र से, ये तो मुझे उनसे ही पूछना पड़ेगा शायद। तो फिर आप भी पूछ सकते हैं, आप अगर ट्रीटमेंट लेने गए तो। इन इन आंसर, इस कमेंट के आंसर के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे कि आपको फिशर ही था, आप शास्त्र किया, तो अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपका ठीक हो जाएगा, देखते हैं। लेकिन ये उसका इलाज नहीं था, और यही बताना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। और एक सवाल है कि सर प्रेग्नेंट वुमन कर सकते हैं क्या लेज़र सर्जरी ऑफ फिशर? हाँ बिल्कुल। देखो, प्रेग्नेंट वुमन कौन से महीने में है ये डिपेंड है। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और आपका लास्ट ट्राइमेस्टर है, थोड़ा सा रिस्क कम रहती है।
अपने अपनी रिस्क अलग है, यानी बच्चे को रिस्क कम रहती है। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और लास्ट ट्राइमेस्टर है तो कृपया सर्जरी ना करें। ये सर्जरी सेकंड ट्राइमेस्टर में आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो। ट्राइमेस्टर यानी 3-3 महीने समझो, पहले 3 महीने आप नहीं कर पाओगे, आखिरी के 3 महीने नहीं कर पाओगे, बीच के 3 महीने आप कर सकते हो। वो भी अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सर्जरी की बहुत रिक्वायरमेंट है तो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके डिलीवरी होते होते आपका ये तकलीफ बहुत बढ़ गई तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर्जरी करने के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सिर्फ याद रखिए कि पहले 3 महीने और आखिरी के 3 महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को ही पूछना पड़ेगा। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके प्रेगनेंसी की हिस्ट्री अच्छी जानेंगी तो वो आपको समझा सकती है कि क्या करना है। चलो और एक सवाल ले लेते हैं। सर मेरी माँ को पाइल्स था, मेडिसिन खा रहे थे, डॉक्टर ने बताया कि माँ को पाइल्स है और अब कैंसर बोल दिया, अब क्या करें? इसमें बहुत बार आपको ये समझाया जाएगा कि आपका पाइल्स कैंसर में बदल गया, लेकिन होता उल्टा है। आप जैसे मरीज को या कोई भी ऐसे मरीज को जिसको डॉक्टर अचानक से कोई एक चेक करता है कैंसर है बोलता है, और वो पेशेंट पहले से पाइल्स की दवाई लेते रहता है, तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी यानी 90% पॉसिबिलिटी तो यही रहती कि उसको पहले से ही पाइल्स में यानी एनल कैनल में कैंसर था। और कैंसर में भी जैसे ब्लड जाता है, दर्द होता है, वैसे ही उसको हो रहा था। जो भी डॉक्टर ने उसको पहली बार चेक किया उसने बराबर उसका चेकअप नहीं किया, या वो समझ नहीं पाया, उसको बोल दिया कि इसको पाइल्स है। 4-5 महीने उसका इलाज करते रहा और फिर बोल दिया कि जाओ अभी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, या फिर मरीज ही खुद दूसरे डॉक्टर के पास आया, फिर उस डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि इसको कैंसर है। तो ये नॉर्मल है, आपको पहले से ही कैंसर रहता है, ये बात समझिए। ऐसे मरीज को पहले से ही कैंसर रहता है। पाइल्स कैंसर में बदलना बहुत ही रेयर चीज़ है, कम समझ लो कि 2-3% या उससे भी कम, बहुत ही रेयर है। ऐसा बहुत कम देखने में आया है। और प्राइमरीली वैसे भी वो पाइल्स ही रहता है, वो सिर्फ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कैंसर को, इसलिए वो 1-2% भी आते हैं। अदरवाइज पाइल्स का कन्वर्ट होना कैंसर में बहुत मुश्किल है। अब अगर आपको कैंसर होता है तो उसकी जांच कीजिए, उसका हिस्टोपैथोलॉजी यानी उसके छोटे टुकड़े निकाल के जांच कीजिए, और अगर सही में कैंसर है तो उसका इलाज कीजिए। अब अभी आप बिल्कुल बहकाव में ना आए कि मैं पाइल्स ठीक कर दूंगा या वहाँ पे जाओ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर कुछ भी बोल रहे हैं, कैंसर नहीं होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। प्लीज़ ऐसे चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको किसी ने कैंसर बताया तो जाके इलाज कीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए अभी ये आखिरी सवाल ले लेते हैं। सर आई एम फ्रॉम कर्नाटका, मेरा नल कैनल का डेली दर्द रहता है, डॉक्टर प्रोक्टोस्कोप किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं बोला, पर मेरे को पता है पेन होते रहता है, क्या करना है अभी? आ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, प्रोक्टोस्कोपी से भी कुछ समझ में नहीं आए और आपको दर्द हो रहा है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है। इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको पैरा एनल या पैरा रेक्टल अपसिस डेवलप हो रहा है। अपसिस यानी पस। प्रोक्टोस्कोपी में कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको हल्का सा दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपको अंदर में पस जमा हो रहा है। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे पास ऐसे पेशेंट आ चुके हैं। ये पहले पहले नहीं समझता, जब इनिशियली पेशेंट चला जाता है, थोड़ा सा भी दर्द रहा तो वो उस समय समझ में नहीं आता, जब तक पस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया, मरीज को बुखार नहीं आया, बहुत ज़्यादा उसको सूजन नहीं आई लैट्रिन की जगह में, तब तक पस का पता नहीं चलता। लेकिन सस्पिशन रखना जरूरी है। हम ऐसे पेशेंट को हाईली सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है इनको डेवलप हो रहा है पस। ऐसे पेशेंट का हम पहले एमआरआई करा लेते हैं। एमआरआई करने से क्लियर हो जाता है ये पिक्चर। वो एमआरआई भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर से ही करवाना चाहिए। रूटीन सेंटर पे आप एमआरआई करवाएंगे, जिनको एक्सपीरियंस नहीं, जिन्होंने कभी एनल कैनल का एमआरआई करवाया नहीं है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक डिजीज़ है। और ये एमआरआई भी इसका बहुत कम लोग करवाते हैं, कम सेंटर करते हैं, कम लोग रेफर भी करते हैं एमआरआई के लिए। लेकिन अगर आपको ये जो भाई साहब ये कमेंट लिखे हैं, अगर आपको अभी भी दर्द हो रहा है तो आप
प्लीज़ एमआरआई करवाइए। एमआरआई होने के बाद ही हो सकता है आपके लैट्रिन के आजू बाजू में थोड़ा सा पस जमा हो और उस वजह से ही आपको दर्द रहता हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की, जो जो अच्छे सवाल थे, और भी ऐसे सवाल मैं लेके आपके पास आऊँगा जिससे मतलब आपके भी डाउट क्लियर हो जाए। ये सारे सवालों के जवाब देखने के लिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।